ये तमाम ख़रीदारी करके मैंने एक सूटकेस भी ख़रीदा, एक शोरूम के ड्रेसिंग रूम में जाकर लिबास भी तब्दील किया और अपना पुराना लिबास एक कागज़ में पैक करा लिया। नए जूते भी ख़रीदे। गोया एक नया इंसान बनने के लिए जो भी ज़रूरियात हो सकती थी वो मैंने पूरी की। मुझे इस बात का ख़दशा मुसलसल था कि मेरे लातादाद दुश्मन मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे बंदोबस्त करना होगा। बहरहाल एक के बाद एक दरमियाने दर्जे के होटल पहुंच गया। मैंने एक कमरा हासिल किया। इन्हें बताया कि मैं एक तवील अरसा यहाँ गुजारूँगा। ख़ासी रकम एडवांस दी और इसके बाद अपने कमरे में मुंतकिल हो गया। न जाने क्यों कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि अब मैं किसी कदर महफूज हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ था अभी तक के ख्वाब की मारिद महसूस होता था और दिल बार बार कांप जाता था कि कहीं इस ख्वाब से आँख न खुल जाए। पहली दास्तान तो ख्वाब नहीं रही थी, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा साथी मुझसे छूट गया। फिर जेल के दिन, जेल की रातें और इसके बाद जुर्गाम का मिल जाना। लेकिन जुर्गाम के यहाँ निकलने के बाद जो कार्रवाई मैं कर रहा था, अब जिस पोजीशन पर था, वो सब कभी कभी असाबी दबाव का शिकार कर देती थी। बहुत देर तक गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद लिबास पहना, दोपहर हो चुकी थी, भूख लग रही थी। चुनांचा मैंने वेटर को तलब करके खाना मंगवाया और फिर खाना खाने के बाद आराम करने की गर्ज से लेट गया। मैं बिस्तर को टटोल टटोल कर देख रहा था कि सब कुछ सच है ना। सब कुछ सच ही था, लेकिन यह कैसी अजीब व गरीब बात थी। मैंने दिल में सोचा, इस शहरज़दा कैफियत से निकल आना चाहिए। जब तकदीर ने नई ज़िंदगी से नवाजा है तो फिर इस ज़िंदगी की बका के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए गहरे अंदाज में सोचना चाहिए। नींद तो रास्ते में पूरी हो चुकी थी। अब बिस्तर पर लेटा अपने जहनी दायरों को वसतों में फैला रहा था। मैंने सोचा कि जो कुव्वत मुझे हासिल हो चुकी है, इससे मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ और बड़े काम करने वालों को बड़ाई मिलती है। अगर कहीं किसी की मदद करने का मौका मिला तो इससे गुरेज नहीं करूँगा, लेकिन अपने मकसद के हुसूल के लिए जो कुछ हो सका इससे भी गुरेज नहीं करूँगा। मुझे एक बड़ा आदमी बनना चाहिए। फिर मैं अपनी जगह से उठ गया। इस होटल को मैंने खासी अरसे के लिए हासिल किया था और सोच समझ कर हासिल किया था। चुनांचा मुझे होटल में ऐसी जगहों की तलाश थी जहाँ मैं अपनी कीमती चीज़ें पोशीदा कर सकूँ। मसलन ये ऐनक और ये महलूल और ये रकम वगैरह सब कुछ एहतियात से खर्च करना होगा। मैंने आखिरकार ऐसी जगह तलाश कर ली। सारी चीज़ें मैंने अलग अलग छुपाई थी और इस अंदाज में छुपाई थी कि किसी दूसरे शख्स की निगाहों में ना आ सकें। मुझे इल्म था कि होटल के मुलाजिम कमरों की सफाई भी करते हैं, इनके पास डुप्लीकेट चाबी होती है। खैर, महलूल और ऐनक तो ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो लोग तवज्जो के काबिल समझे, हालांकि यही मेरे लिए इस वक्त कायनात की सबसे कीमती चीज़ें थीं। फिर भी मैंने इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक माकूल बंदोबस्त किया। मैंने महलूल को बड़ी एहतियात से मुख्तलिफ़ शीशों में मुंतकिल किया और ये शीशियाँ कई एक जगहों में छुपा दी जहाँ से आम निगाहों में ना आ सकें। अगर एक आध किसी के हाथ लग भी जाए तो बाकी मौजूद रहें। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस महलूल को आंखों में टपकाने के बाद कितने वक्त तक बेनाई बहाल हो जाती है। यह भी एक तजुर्बा करना था। अभी ज़रूरी नहीं था कि होटल से बाहर निकलूँ। मैं मुख्तलिफ़ मामलात पर सोच रहा था। चौधरी बदर शाह अपने अहले ख़ानदान के साथ दफन हो चुका था, लेकिन मुकदमे के दौरान जिन लोगों ने पैरवी की थी वो बहुत बड़े बड़े लोग थे। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया था। हाँ, अगर वो लोग कहीं मेरे पीछे लगे तो मैं देख लूँगा। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन और तीसरा दिन भी पुरसुकून गुजर गया। मेरी शेव काफ़ी बढ़ चुकी थी। मैंने सोचा कि चेहरे पर अगर हल्की सी दाढ़ी हो जाए तो कोई हरज नहीं। आईने में अपने आप को देखा तो खासा बेहतर महसूस हुआ। फिर दिल चाहा कि शर्मीन और प्रोफेसर जुर्गाम के बारे में ज़रा सी मालूमात हासिल करूं। ऐनक आंखों पर लगाई और तसव्वुर के घोड़े दौड़ा दिए। मैंने देखा कि शर्मीन सर झुकाए नाश्ते की मेज़ पर बैठी हुई है। खाने की अशिया इसके सामने रखी हुई हैं और प्रोफेसर जुर्गाम इसके सामने बैठा इससे बातें कर रहा है। नौजवानी की उम्र बड़ी गलतियों की उम्र होती है बेटा। तुमने मेरी सारी उम्र की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या मिला तुम्हें? वो शख्स चला गया ना, तुम्हें छोड़कर, जैसा कि तुमने मुझे बताया कि क्या कुछ नहीं किया तुमने उसके लिए। गलती हो गई पापा, गलती हो गई। जानते हो बेटा, वो हमारे पास से क्या क्या ले गया। वो ऐनक जो मेरी सारी ज़िंदगी का हासिल था, वो महलूल जो बेशुमार इंसानी आंखों का अर्क था, और अब मुझे वो अर्क तैयार करने में कितना वक्त लग जाएगा। ये ऐनक बेटा जो तुमने बड़ी आसानी से इस शख्स को दे दी, वो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी। अब इसे दोबारा तैयार करने में मैं दोबारा कामयाब हो सकूंगा भी या नहीं, बस क्या कहा जाए। अपनों ही के हाथों मौत हासिल हुई है, भला इसकी क्या मजाल थी कि वो निकल पाता। पापा एक बात कहूँ? बोलो। मैं अपनी कम उम्री की वजह से धोखा खा गई।
मुझे दुनिया का ज़्यादा तजुर्बा नहीं, मैं हमदर्दी का शिकार हो गई पापा। और सच्ची बात यह है कि मेरे दिल में मोहब्बत जाग उठी थी, बस अपनी हमाकत का शिकार हो गई। लेकिन क्या मुझे आप कुछ अरसे के लिए आज़ादी देंगे? आज़ादी? हाँ पापा, जो कुछ मैंने किया है इसका कफ़ारा अदा करूँगी। मैं समझा नहीं बेटा, मैं इसे तलाश करूँगी। मैं ये ज़ाहिर करूँगी कि मैंने इसकी मोहब्बत में आपको छोड़ दिया है और इसे तलाश करती फिर रही हूँ। इसके बाद मैं ज़िंदा या मुर्दा इसे आपके सामने पेश करूँगी। मुझे अब अपनी हमाकत का भरपूर एहसास हो चुका है, और वो भी इस वजह से पापा कि इस शख्स ने अपना मतलब निकालने के बाद मुझ पर थूक दिया। पापा, मैं तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मैं इससे इंतकाम लूँगी। मैं इसके पास मौजूद इन तमाम चीज़ों को वापस हासिल करूँगी। बताइए कि आप मुझे इसका मौका देंगे? सोचना पड़ेगा मुझे, मैं कोई दूसरी गलती नहीं करना चाहता। और सुनो, इस बारे में अब के बाद हम कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस ऐनक के ज़रिए हमें महसूस कर सकता है, हमारी तमाम बातों से आगाह हो सकता है। एहतियात रखो इस बात की। एक मरतबा पापा, सिर्फ़ एक मरतबा मुझे मौका दे दीजिए, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। रुकना होगा शर्मीन, रुकना होगा, मुझे सोचना होगा, उसने कहा, और मेरे हलक से बेख्तियार एक कहका निकल गया। मैंने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, शुक्रिया मेरी तकदीर, तेरा शुक्रिया खुली है तो इस तरह के हर दरवाज़ा मेरे सामने खोल दिया। मेरे दिल में एक जो खलिश थी और मैं जो सोच रहा था कि शर्मीन के साथ बुरा हुआ, तो अब मेरा दिल भी साफ़ हो गया। वो मेरे दुश्मन की बेटी है जिससे मुझे नुकसान हुआ। अच्छा हुआ मैं इसके इरादे से वाकिफ़ हो गया। तुम अगर मुझे कहीं मिली शर्मीन, तो मैं तुम्हारा इतना पुरजोश इस्तकबाल करूँगा कि तुम भी क्या याद करोगी। दिलो दिमाग पर से एक बोझ हट गया। हकीकत यह है कि ज़मीर को मारना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं जो इसमें बड़ी आसानी के साथ कामयाब हो जाते हैं। चुनांचे मैंने फ़ैसला किया कि अब इसके बाद बाहर निकल कर ज़रा दुनिया का जायज़ा लेना चाहिए। अब मैं अपने बाकी दुश्मनों को भी ज़ेर कर लूँगा। अपने आप को आजमाना तो ज़रूरी है। फिर उसी रात न जाने क्यों बाबा याद आ गए। बहुत अच्छा था मेरा बाप, बहुत नेक और आला ज़रफ़, लेकिन चौधरी बदर शाह ने इसे ख़त्म कर दिया। दिल में एक अजीब सी होक उठने लगी और मैंने फ़ैसला कर लिया कि कल राजपुर जाऊंगा, अपने बाप की कब्र पर, जहां मैं इनकी तदफीन के बाद आज तक नहीं गया। रात आखिरकार गुजर गई और फिर सुबह को मैं जल्दी उठ गया। मुझे अपना अहम फरीज़ा सरअंजाम देना था। एक बार फिर मैंने अपने छुपाई हुई चीज़ों पर गौर किया। मेरे पीछे अगर कोई कमरे में दाखिल होता है तो क्या वो इन चीज़ों के बारे में जान सकेगा? ऐनक को मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ रखना चाहता था, क्योंकि वही मेरी पूरी साल क़ुव्वतों का असर चश्मा था। इसे साथ लिए लिए फिरना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था, हालांकि वो बड़ी कारआमद चीज़ थी। इसे लगाने के बाद तसव्वुर की आँख से पूरी कायनात का सफ़र किया जा सकता था, लेकिन महलूल की एक छोटी शीशी जिसे मैंने मुख्तलिफ़ शीशों में मुंतकिल कर दिया था, अपने पास भी महफूज रखना बहुत ज़रूरी था। अभी मैं तजुर्बाती दौर में था और ये नहीं जानता था कि यह महलूल कितनी देर तक गुमशुदा बीनाई को बहाल रख सकता है या इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। तमाम तर तैयारियों के बाद मैं बाहर निकल आया। राजपुर जाने के लिए वैसे तो बहुत से ज़रिया सफ़र थे, लेकिन मैं चाहता था कि आज़ादी के साथ अपने काम कर सकूं। चुनांचे मैंने अपनी दूसरी ऐनक आंखों पर लगाई जो मेरे ऐब को छुपाने के लिए थी, और इसके बाद रेंट ए कार से एक कार हासिल की। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये कारोबार आजकल बड़े आला पैमाने पर चल रहा है और इस सिलसिले में ख़ासी रियायतें दी गई हैं। चुनांचे कार के हसूल के बाद मैं राजपुर चल पड़ा। बहुत अरसे के बाद उधर का रुख कर रहा था जब से मैं अपने आप को पुलिस के हवाले किया था। दोबारा कभी राजपुर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मुझे अपनी बाप की कब्र भी मालूम नहीं थी, लेकिन राजपुर मेरी अपनी जाए पैदाइश थी। हर शख्स मुझे जानता था और मैं किसी से भी अपने बाप की कब्र के बारे में पूछ सकता था। बहरहाल सफ़र तय करता रहा। रास्ते में बहुत से ख्याल दिल में आ रहे थे, न जाने कौन कौन सी सोचें दामनगीर थी। आखिरकार राजपुर पहुँच गया। इस बस्ती से मेरी बचपन से लेकर जवानी तक की यादें वाबस्ता थी और मैं यहाँ के एक चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। ज़्यादा लोगों के सामने जाना ख़तरनाक था। मैं इलियास ताया के पास पहुँच गया, जिनकी राजपुर के नवाही इलाके में एक दुकान थी। इलियास ताया का बेटा हफीज़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बचपन मैंने हफीज़ के साथ गुजारा था। बहरहाल मेरी कार इस इलाके में पहुँच गई जहाँ इलियास ताया की दुकान थी। वो दुकान पर मौजूद थे। कार से उतरकर मैं पैदल उनके पास पहुँचा और मैंने उन्हें सलाम किया तो मुझे देखकर वो बोले, जी बाबू साहब, क्या चाहिए सरकार? या आप क्या कह रहे हैं इलियास ताया? ना मैं बाबू हूँ ना सरकार हूँ, आप मुझे नहीं पहचाने। मैं तारिक खान का बेटा आसिफ खान हूँ। इलियास ताया को जैसे बिच्छू ने काट लिया। बुरी तरह उछल पड़े। देखने लगे। इनके चेहरे पर खौफ के नकूश बेदार हो गए।
आसिफ खान? हाँ लियाज़ ताया। मगर हाँ, आप यही कहना चाहते हैं ना कि मुझे तो फांसी हो गई थी, लेकिन मैं कोई रूह नहीं हूँ, एक जीता जागता इंसान हूँ, तारक ख़ान का बेटा आसिफ खान। और आप जानते हैं कि मैंने अपने बाप की मौत के बदले की कसम खाई थी। मैंने बदला ले लिया और इसके बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अभी मैं इलियास ताया को यही बता रहा था कि पीछे से हफीज़ आ गया। इसने शायद मेरी बातें सुन ली थी। इसके मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली, आसिफ मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। इलियास ताया भी फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। हफीज़ ने कहा, आपको नहीं मालूम अब्बा जी, लेकिन ये खबर कई दिन पहले दिलावर ख़ान तक पहुंची है कि आसिफ खान जेल से भाग निकला है। मुझे नहीं बताया तुमने? मुझे भी आज ही मालूम हुआ है। बस्ती में तो खासी चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि दिलावर ख़ान को जब से ये बात मालूम हुई है, इसने अपने आदमियों को तैयार करना शुरू कर दिया है। बेटा, तुम इतने ख़तरे में होने के बावजूद इस तरह भागे भागे फिर रहे हो? इलियास ताया ने हमदर्दी से कहा। राजपुर का हर शख्स मुझसे हमदर्दी रखता है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। इलियास ताया, इतनी बेखबरी में नहीं फिर रहा हूँ मैं। जाहिर है मेरे पीछे पुलिस भी है और दूसरे दुश्मन भी हैं, जिनमें अब मुझे पता चला कि दिलावर ख़ान भी है। दिलावर ख़ान ने तो राजपुर वालों पर बड़े जुल्म किए हैं। बस्ती में इन तमाम लोगों को पकड़कर मैदान में जमा किया और जूते लगवाए, जिनका ताल्लुक़ किसी भी तरह तारक ख़ान और इसके बेटे आसिफ ख़ान से था। हफीज़ को भी मारा पीटा है इसने, मुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया। तुम्हारे घर को इसने खुदवा दिया और इस पर चार दीवारी करके इसे कूड़ा घर बनवा दिया। राजपुर वालों को हुक्म दिया कि बस्ती भर का कूड़ा इसी जगह डाला जाए। एक आदमी मुकर्रर कर दिया गया जो इस कूड़े पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया करे। दिलावर ख़ान ने बस्ती वालों से कहा कि बदकिस्मती से तारक ख़ान का कोई ख़ानदान नहीं है, वरना वो इसी कूड़ा घर में इन्हें जलाकर खाकस्तर कर देता। बड़ी नफ़रतों का इजहार किया इसने। ठीक है, कुदरत हर इंसान के लिए कोई ना कोई मशगला फराहम कर देती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोला, हफीज़, बाबा की कब्र कहाँ है, तुम्हें मालूम है? हाँ, क्यों नहीं। जुमेरात की जुमेरात अब्बा खामोशी से जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। मैं भी कभी कभी इनके साथ चला जाता हूँ। मैंने गमज़दा मुस्कुराहट के साथ इलियास ताया को देखा और कहा, बहरहाल अब मुझे परवाह नहीं है। मेरे बाप का कातिल तो कब्र भी नहीं पा सका, मुझे मेरे बाप की कब्र दिखा सकोगे? क्यों नहीं, चलो, हफीज़ ने कहा। इलियास ताया के चेहरे पर ज़रा से तरद्दुद के आसार पैदा हुए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अगर हफीज़ की बजाय मैं चलूँ तुम्हारे साथ तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? वापस इधर ही आना, मैं किसी से नहीं डरता, हफीज़ ने कहा। मैंने इसका शाना थपथपाया और इलियास ताया के साथ चल पड़ा। खासा फासला तय करने के बाद हम कब्रिस्तान पहुंच गए। इलियास ताया ने मुझे दूर से कब्र दिखाई। मैंने कहा, मैं फातिहा पढ़ लूँ, आपको वापस छोड़ दूँगा। नहीं बेटा, मेरी ज़रूरत तो नहीं है ना तुम्हें, इलियास ताया ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने यहाँ तक जो तकलीफ़ की है, मैं तो इसके लिए आपसे शर्मिंदा हूँ। नहीं बेटा, हालात ऐसे हैं वरना। और मेरी बात सुनो, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बताइए। बेटा, राजपुर मत आना। अगर दिलावर ख़ान को पता चल गया तो बहुत सौ की शामत आ जाएगी। मैं समझ गया कि इलियास ताया मुझे हफीज़ से दूर रहने का मशवरा दे रहे हैं। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है इलियास ताया, अभी नहीं आऊँगा, लेकिन इस वक्त जब आपको और राजपुर वालों को मेरी ज़ात से कोई ख़तरा नहीं होगा। आप जाइए, मैं आपको देख रहा हूँ। इलियास ताया ने मुझे दुआएं दी और वापसी के लिए मुड़ गए। जब वो निगाहों से ओझल हो गए तो मैं इस कब्र की जानिब चल पड़ा जिसमें बाबा सो रहे थे। कब्र के पास पहुंचकर मैं बैठ गया। मेरे दिल में बाबा का ख्याल था, मैं इन्हें देख रहा था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे वो कब्र के साथ मेरे सामने आ बैठे हों। मैंने गलोगीर लहजे में कहा, बाबा, कुछ भी नहीं था आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में, और यही वजह थी कि मैंने आपके बाद जीने का इरादा छोड़ दिया। मगर बाबा, तकदीर ने मुझे ज़िंदगी की तरफ घसीट लिया है। मैं जानता हूँ कि आपके बगैर ये ज़िंदगी बेकैफ़ होगी। मेरा तो सब कुछ आप ही थे। मैं आपके लिए बहुत अफसरदा हूँ बाबा। आपकी रूह को भी सुकून मिला होगा कि मैंने बदर शाह के साथ इसके ख़ानदान को भी ख़त्म कर दिया, और जो लोग बाकी हैं और अपने दिल में बदर शाह के लिए हमदर्दी रखते हैं, आप देख लेना वो भी मेरे हाथों ही फना होंगे। बाबा, मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे हौसला दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ सुनाइए। मैं इस तरह गुम हो गया कि आसपास की खबर न रही। मुझे यूँ लग रहा था जैसे बाबा मेरे सामने ही खड़े हों। वक्त गुजरता रहा, शाम हो गई और फिर कब्रिस्तान में अंधेरा फैलने लगा। मैंने बहुत वक्त यहाँ कब्र के पास गुजार दिया था। मेरा दिल ही वहाँ से उठने को नहीं चाह रहा था। दफतन मुझे कुछ रोशनियाँ नजर आईं जो इसी तरफ आ रही थी। न जाने क्यों मैं चौंक पड़ा।
ये रोशनियाँ किसी गाड़ी की थीं। हफीज़ ने मुझे दिलावर ख़ान के बारे में इत्तला दी थी। दिलावर ख़ान राजपुर में नहीं रहता था, बल्कि राजपुर के नज़दीक एक नवाही बस्ती में इसकी ज़मीनें थीं। ये बदर शाह का चचाज़ाद भाई था और ख़तरनाक ज़िम्मेदार तस्वुर किया जाता था। इसने बड़ी दलेरी दिखाई थी और जैसा कि इलियास ताया ने बताया था, इसने मेरे घर को कूड़ादान बना दिया था। खैर ये तो अलग बात थी। आने वाले वक्त में मुमकिन है मैं खुद इसकी हवेली को कब्रिस्तान बना दूं, लेकिन इस वक्त वो बरक रफ्तारी से इस तरफ बढ़ रहा था। मैंने एक बड़ी जीप देखी थी जिसमें 100% दिलावर ख़ान ही था। मैं फ़ौरन कब्र के पास से हटा और बाबा से कहा, चलता हूँ बाबा, मेरी ज़िंदगी अब ज़रा मुख्तलिफ हो गई है। इन लोगों के साथ आँख मचोली मेरी ज़िंदगी का एक महबूब मशगला बन चुका है। बहरहाल मैं फुर्ती से अपनी गाड़ी के करीब पहुँचा और इसे स्टार्ट करके तेज़ी से चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं इस तंग और टूटी फूटी सड़क पर पहुंच गया। कब्रिस्तान के बाएं सिमत से जो गुजरती थी, ये सड़क ज़रा ऊंचाई पर थी, लेकिन बहरहाल मेरी कार ताकतवर थी। वो इस सड़क पर बढ़ी और मैंने तेज़ी से आगे बढ़ा दी। मुझे अपने पीछे शोर सुनाई दिया और बहुत सी आवाज़ें उभरी थी। उन्होंने मुझे फ़रार होते देख लिया था। बहरहाल ये रास्ते पैदल तो मैंने सैकड़ों बार तय किए थे। कार में पहली बार सफ़र कर रहा था। सड़क बहुत तंग और ख़राब हालत में थी। कार कई बार नशीब में उतरते और उलटते उलटते बची। ये हालत मजबूरी मुझे रोशनियाँ जलानी पड़ी और कार इस नाहमवार सड़क पर उछलती कूदती आगे बढ़ने लगी। खासा सफ़र तय करने के बाद मैंने मुड़ कर देखा तो बहुत दूर कई 2 रोशन नुक्ते नज़र आए। वो लोग मेरा मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। दिलावर ख़ान को मेरे बारे में राजपुर ही से इल्म हुआ होगा। इल्म जैसे भी हुआ हो, मैं नहीं जानता। हो सकता है हफीज़ या इलियास ताया ख़तरे में पड़ गए हों। बहरहाल वो लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मेरे और इस गाड़ी के दरमियान फ़ासला काफ़ी था, ताहम मैंने रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। जीप कार की निस्बत ज़्यादा बेहतर तौर पर सफ़र कर रही थी और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 2 रोशनियाँ वाज़ेह होने लगीं। मैंने सोचा कि सड़क जैसी भी है, एक ही है। अगर मेरी कार की हेडलाइट्स रोशन रहीं तो इन लोगों की रहनुमाई होगी। इस वक्त इन लोगों को डॉज देने की ज़रूरत थी। चुनांचे मैंने रोशनियां बंद कर दी और कार गच्चे में उतार ली। हेडलाइट के बगैर कार चलाना खुदकुशी ही थी। कहीं दरख्त थे और कहीं बड़े बड़े गड्ढे और कहीं सख्त मिट्टी के ऊंचे नीचे तौदे। आसमान पर महज तारों की मदब रोशनी थी। इतनी देर के सफ़र में मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं और मैं पूरी फुर्ती और दिमागी क़ुव्वतों के साथ कार दौड़ा रहा था। चुनांचे इन इलाकों से वाकिफ़ था, इसलिए जल्दी मुझे एहसास हुआ कि मैं सड़क से बहुत दूर किस तरफ निकल आया हूँ। अब दिलावर ख़ान की जीप भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं ज़रा सा परेशान हो गया। चुनांचे मैंने कार की रफ्तार किसी कदर सुस्त कर दी। कार अभी तक मेरा साथ दे रही थी। मेरा मकसद भी मेरा साथ ही था। तकरीबन 1 घंटे के ऐसे ही पेश दर पेश सफ़र के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब वो जीप मेरे ताक़ुब में नहीं है। वो लोग मुझे खो बैठे हैं। तो एक जगह मैंने झाड़ियों के झुंड देखे और कार का रुख जानिब कर दिया। अब ये पता नहीं कि ये कौन सा इलाका था। इस तरह तो इसकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी और फिर वैसे भी मुझे बस्ती के आसपास के इलाकों के बारे में ही मालूमात हासिल थीं। इससे ज़्यादा का सफ़र मैंने कभी नहीं किया था।